आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की। भारत में बीते कुछ सालों से ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसे ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। दुनिया भर में हर साल जिन बीमारियों में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है उनमें ब्रेन स्ट्रोक का नाम सबसे ऊपर आता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में करीब 1.5 करोड़ लोग ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होते हैं। इनमें से करीब 50 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 50 लाख लोग पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। बीते 10 सालों में ब्रेन स्ट्रोक के 20% मामले बढ़े हैं। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अब युवाओं को भी ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो रही है। इसको यंग ऑनसेट स्ट्रोक कहा जाता है। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब आपके दिमाग में ब्लड का फ्लो अचानक रुक जाता है। इसके कारण ब्रेन की सेल्स को जितना ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलना चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से ब्रेन की सेल्स जल्दी जल्दी मरने लगती है। स्ट्रोक का असर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर भी पड़ता है, जैसे बोलने, चलने, सोचने या कोई भी बॉडी पार्ट को हिलाने में परेशानी होती है। समय पर इलाज न मिलने पर स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आज हम स्वस्थ रहो मस्त रहो में बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की। इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। हमारे डॉक्टर से सवाल भी कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। कई सारे गेस्ट हमारे साथ इस पूरे ब्रेन स्ट्रोक पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे। डॉक्टर विकास गुप्ता है, न्यूरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर रवि उनियाल है, न्यूरोलॉजिस्ट है। स्वागत है आप दोनों का सर। डॉक्टर विकास, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जैसे कि कई सिम्टम्स का जिक्र किया जाता है कि जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो एक व्यक्ति को जो घर पे बैठा हो, जो नॉर्मली बैठा हो, उसे क्या एहसास होने लगता है या कैसे पता किया जाए कि हमारे घर में, हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मैं जवाब बड़ा सिंपल सा दूंगा। ब्रेन स्ट्रोक इज इक्वलेंट टू हार्ट अटैक। दिस इज एक्चुअली हार्ट अटैक। सिर्फ फर्क कितना है कि हार्ट में पेन बहुत होता है, ब्रेन स्ट्रोक में पेन नहीं होता। जैसे जो आप कह रही हैं कि एक आम आदमी को कैसे पता लगे, घर में बैठे आदमी को कैसे पता लगे, मेट्रो में जाते आदमी को कैसे पता लगे। सबसे पहले आदमी के बोलने की स्लरिंग ऑफ स्पीच शुरू हो जाएगी, आवाज में गड़बड़ाहट शुरू हो जाएगी। एक हाथ या पैर या एक साइड का हाथ या पैर कमजोर होना शुरू हो सकता है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, मुंह से थूक बह सकता है, मुर्गी का दौरा पड़ सकता है। और कई बार सो सिंपली पर्सन में बी एब्सेंट। आदमी को समझ ही नहीं आती हुआ क्या है। आसपास वालों को कुछ नहीं समझ आता कि आदमी खड़ा था कि कुछ बोल के नहीं रहा। सिंपल एब्सेंस ऑफ स्पीच। तो ये 4-5 साइन है विच आर वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज, बट ये रिकॉग्नाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें पेन इन्वॉल्व नहीं है। अगर मेरा हाथ कमजोर हो गया तो आई विल प्रॉब्ली वेट फॉर माई सन कि मेरा बेटा आएगा, देखेगा, मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, क्योंकि इसमें अर्जेंसी नहीं है, पेन नहीं है। तो स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रोक इज टाइम, ट्रीटमेंट इज एक्सट्रीमली टाइम सेंसिटिव। जितनी जल्दी इसको ट्रीटमेंट मिलेगा, मिनट्स में ट्रीटमेंट मिलेगा, उतनी जल्दी स्ट्रोक के इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकेगा। ओके डॉक्टर रवि उनियाल, क्या रीजंस होते हैं? क्या किसी भी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है? जैसे विजन के बारे में हम सुनते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक उम्र दराज डिजीज है जो लोगों को होनी ही होनी है, ये इनएविटेबल है। क्या ऐसे ही ब्रेन स्ट्रोक का भी कुछ रीजन हो सकता है, या फिर अगर ऐसा है तो यंग जनरेशन में भी ब्रेन स्ट्रोक के केसेस क्यों सामने आ रहे हैं? क्या वजह होती है ब्रेन स्ट्रोक की? देखिए, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जो है, एज के साथ इसका रिस्क बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ओल्ड एज अपने आप में भी एक रिस्क फैक्टर है। जो ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी है, एक्चुअली हमारी जो खून की नलिकाएं होती हैं उनकी बीमारी है। तो जो भी फैक्टर उस खून की नलिकाओं को प्रभावित करते हैं, वो सारे फैक्टर स्ट्रोक के होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर कोई सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, तो सिगरेट ज़्यादा पीने की वजह से उनकी जो नलियाँ हैं वो ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और उनमें थक्का बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। या अगर उनका जो दिनचर्या इस तरह की जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, या अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है पहले से, इन सब लोगों को स्ट्रोक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और आजकल चूंकि हमारा लाइफस्टाइल बड़ा खराब होता जा रहा है, खान पान खराब होता जा रहा है, तो कई बार यंग बच्चों में भी, इवन 20-25 साल के लोगों में भी स्ट्रोक मिलने लगे। और अच्छा, इसके अलावा एक बात और भी है कि कुछ तरह के स्ट्रोक ऐसे होते हैं जो यंग में होते ही हैं,
वो बड़े रेयर होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कारण रोकने लायक हैं वो है कि हम लोग ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, जो स्मोकिंग है उससे अपने आप को दूर रखें और अपने खान पान का ध्यान रखें, और डेली रूटीन में अपने अंदर कुछ फिजिकल एक्टिविटी का प्रयोग करें, ताकि अगर हम इस तरह का ख्याल रखेंगे तो फिर स्ट्रोक होने की संभावना काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। ओके, मतलब कि डॉक्टर विकास, अमूमन जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठते हैं और या हम किसी भी डिजीज़ को लेकर चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड, ये दो चीज़ें बहुत बड़ा, एंड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये चार चीज़ें बहुत बड़ा कारण होती है किसी भी डिजीज़ का। इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा, डायबिटीज। डायबिटीज इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। बेसिकली सेडेंट्री लाइफस्टाइल से ये चीज़ें क्यों बढ़ती हैं, हमारा वेट बढ़ता है, पेट बाहर निकलता है। अगर आदमी एटलीस्ट 20-25 मिनट रोज की एक्टिव एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक भी कर ले, एंड कंट्रोल ऑफ द ऑल द थिंग्स यू मेंशन लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, दे हैव टू स्टॉप, अदरवाइज स्ट्रोक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और उस मेनली इट इज एक्सरसाइज, brisk walking. I am not saying that everybody should go to gym. कोई ज़रूरत नहीं है। आप 20 मिनट 25 मिनट रोज के लिए अपने लिए निकालिए, आप सैर करिए, योगा करिए, बी एक्टिव, जहाँ तक हो सके सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके वेट को भी कंट्रोल में रखेंगी, अगर आपको डायबिटीज़ है उनको भी कंट्रोल में रखेंगी, कॉन्सिक्वेंटली स्ट्रोक का रिस्क भी उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये खून की नसों की धमनियों में दो तरह का स्ट्रोक होता है, एक तो जो धमनी बंद हो जाती है, वो एरिया खराब हो जाता है, दूसरे धमनी फट जाती है। तो जो फटने वाला स्ट्रोक है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं या सबरेक्नोड हेमरेज कहते हैं, उसमें बहुत सीवियर सर में दर्द होता है, वो तो डायग्नोज हो जाता है। लेकिन जो बिना दर्द वाला स्ट्रोक है, वो आमतौर पर अफसोसन समय बीतने के बाद हॉस्पिटल पहुंचता है, जबकि उसका इलाज पहले 3.5-4 घंटे में होना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, एसके द्विवेदी जी हैं, एमपी से जुड़े हुए हैं। द्विवेदी साहब अपना सवाल रख सकते हैं, प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा। जी सर। हाँ, मेरे को शायद पोस्टिग्लैंड का, मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, और मैं पोस्टिग्लैंड का क्या कैसे कर सकते हैं इसको? मैंने थोड़ा यूरिन में प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरे ख्याल से पोस्ट्रेट ग्लैंड को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है। डॉक्टर रवि, अगर आप इस पर कोई जानकारी देना चाहेंगे, इनको यूरिन से रिलेटेड समस्या है, नॉट समथिंग दैट्स रिलेटेड टू ब्रेन स्ट्रोक, बट अगर आप कुछ इस पर जवाब देना चाहें। मैं इनका प्रश्न ठीक से सुन नहीं पाया, क्या आप दोहरा सकते हैं, क्या प्रश्न था इनका? इनको पोस्ट्रेट ग्लैंड में प्रॉब्लम है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है। देखिए, यूजुअली ओल्ड एज के साथ एक कंडीशन होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बीपीएच बोलते हैं। तो उसमें यूजुअली इनिशियल स्टेज में दवाइयों से आराम मिल जाता है, और अगर उनसे आराम नहीं मिलता तो कई बार सर्जरी करानी पड़ती है। तो मैं कहूँगा उनको किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। ठीक है। मोहम्मद आरिफ जी भी जुड़े हैं कानपुर से। आरिफ जी, अपना सवाल रख सकते हैं आप। मुझे आवाज़ नहीं मिल पा रही है। अच्छा, डॉक्टर विकास गुप्ता, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ब्रेन स्ट्रोक का इलाज क्या है सर? क्या सर्जिकल है, क्या मेडिसिनल है? हाउ इज ब्रेन स्ट्रोक ट्रीटेड? जी, पिछले करीबन 8-9 साल में ब्रेन स्ट्रोक का इलाज रेवोल्यूशनाइज हो गया। आई वुड से कि जो 10 साल पहले किसी को अधरंग हो जाता था, लकवा हो जाता था, तो सिवाय सेवा करने के कुछ नहीं बचता था कि फिजियोथेरेपी करो, सेवा करो, ठीक है। आज मैं बार बार इसी बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि समय पे अगर रिकॉग्नाइज हो जाए, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अगर अवेयरनेस इतनी हो जाए कि अगर पेशेंट समय पे पहुंच जाए। आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम उस बंद आर्टरी को, जिस तरह हार्ट की आर्टरी खोलते थे, दिमाग की आर्टरी खोल देते हैं, और नियर नॉर्मल मरीज अपना जीवन जी सकता है। इट इज पॉसिबल, वी आर डूइंग इट डेली इन एंड आउट, बट स्टिल अवेयरनेस इवन अमंग द मेडिकल फ्रेटर्निटी, इवन हमारे डॉक्टर्स में इसकी अवेयरनेस नहीं है कि जल्दी से जल्दी इसको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए जहां स्ट्रोक ट्रीटमेंट का इलाज हो सके। और ये कल खोल के नहीं होता, ये कैथ लैब में होता है। एक धमनी के, जांघ की धमनी के थ्रू एक कैथरेट ऊपर तक जाता है, और बंद करना हो या खोलना हो, किसी भी आर्टरी को या वेन को हम खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। ठीक है। Which is actually initiated in 2015. ओके। 2015 के बाद it has revolutionized the treatment. मोहम्मद आरिफ जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से कॉलर हैं। आरिफ जी, अपना सवाल रखिए।
हेलो जी सर, आपका सवाल। सर, हमारे ऐसा था कि लकवा मार गया सर 10 साल पहले। कितने साल तो पहले अब सर? चलने में आधा बदन इस साइड का उल्टे हाथ का ठंडा रहता है, और जिस साइड में मारा था उस दिमाग चलने में धच धच बोलता है, मतलब हिलता है। डॉक्टर विकास, आपने सुना होगा इनको पैरालिसिस हुआ था 10 साल पहले। आज भी इनको परेशानी होती है जब ये वॉक करते हैं या बाकी कोई कार्य करते हैं। बहुत अफसोस हुआ सुन के, बट पैरालिसिस एक बारी हो जाए, स्ट्रोक का माने है कि ब्रेन सेल्स आर अनफॉरगिवेबल। एक बारी वहां पे ब्लड का जाना बंद हो जाए तो वो इलाज नहीं हो सकता, बिल्कुल 100% सही नहीं हो सकता। कुछ सेकेंडरी एरियाज टेक ओवर, कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाएगा। पर बात वही है कि जब लकवा मारा था उस वक्त अगर ये सही जगह पहुंच जाए, या कोई भी और इस बात को समझ सुन के अगर सही जगह पहुंच जाए जहां पे इसको धमनी को खोलने का इंतजाम होता है, वो दवाई से भी खुलता है, जैसे मैंने कहा ट्यूब से भी खुलता है, कैथेटर से भी खुलता है, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। तो काइंडली इसको अवेयरनेस की तरह यूज करें कि किसी भी तरह की कोई सिम्टम भी हो, चाहे वो गलत निकले, पर इसको लाइटली हल्के में मत लीजिए। ठीक इस है। वक्त लकवा होने के 10 साल बाद कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। आई एम सॉरी, इस वक्त आई डोंट थिंक देयर एनी अदर ट्रीटमेंट। ठीक है, दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष जी। सुभाष जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मैडम जी, ये पूछना था मैं, हार्ट अटैक और हार्ट फेल में क्या फर्क होता है, क्या लक्ष्य होते हैं? डॉक्टर उनियाल, आपने सुना होगा हार्ट अटैक से रिलेटेड इनका सवाल है। हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस होता है, ये इनका सवाल था। ओके ओके, देखिए हार्ट अटैक जो होता है उसके अंदर हार्ट का एक हिस्सा के अंदर ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से वो हिस्सा मर जाता है। तो इसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं आम भाषा में। आम भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं और हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट जो अपना फंक्शन करता है, जो उसका काम है ब्लड को पंप करना, वो उसे ठीक से नहीं कर पाता है, तो उसे हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। यूजुअली जब हार्ट अटैक आ जाता है उसके कुछ टाइम बाद या तुरंत बाद भी हार्ट फेलियर हो सकता है, लेकिन हार्ट फेलियर हमेशा ही जरूरी नहीं है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हो, ये किसी और कारणों से भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर विकास, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि सही टाइम पे डायग्नोस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन स्ट्रोक का। अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसके पास कितने घंटे का वक्त होता है अस्पताल तक आने में कि उसको ट्रीट किया जा सके, उसे नॉर्मल किया जा सके? टेक्निकली 3.5 घंटे, पर सूनर द बेटर। हम ये नहीं कहते कि 3.5 घंटे तक वेट करो, या आजकल 3.5 घंटे तक तो एक इंजेक्शन दिया जा सकता है, पर उसके बाद एडवांस्ड इमेजिंग होती है कि कौन सी आर्टरी बंद है, क्यों स्ट्रोक हुआ, और अगर बड़ी आर्टरी बंद है तो उसको खोलने के लिए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ऑफर की जाती है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का मतलब, जिस तरह हार्ट अटैक में स्टेंट लगाए जाते हैं, हम ब्रेन में स्टेंट नहीं लगाते, लेकिन ब्रेन की आर्टरी को कैथ लैब में ले जाके उसी तरह खोल देते हैं ताकि ब्रेन की ब्लड सप्लाई वापस रिस्टोर हो जाए। उसकी सीमा कई बार 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, और आजकल तो कुछ केसेस में 24 घंटे तक भी होती है। डिपेंड करता है कि इसमें सैल्वेजेबल ब्रेन कैसा है, उसमें कई एडवांस टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। आई डोंट थिंक वो इसे यहाँ बोलना उचित है, दैट इज वेरी वेरी हाइपर टेक्निकल। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के बाद जितनी जल्दी हो सके एक स्ट्रोक रेडी सेंटर में जाना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे स्ट्रोक का इलाज पॉसिबल है। ओके, हमारे साथ एक कॉलर है विपुल तिवारी जी, गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। विपुल जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। विपुल जी, आपका सवाल। हेलो जी सर, आपका सवाल। मैम, मेरा सवाल ये है कि जब मैं हंसता हूँ तो सर के पीछे थोड़ा सा दर्द होता है, लेफ्ट साइड में। जब आप भागते हैं तब? नहीं, जब जैसे हंसते हैं कभी कभार जोर से। अच्छा। हाँ, तो जो है वो। डॉक्टर उनियाल, जब ये हंसते हैं तो उनको सर में दर्द होने लगता है? देखिए, अगर हंसने पे, बहुत ज्यादा हंसने पे या खांसने पे या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पे अगर सिर के पीछे दर्द होता है तो कई बार इसका कारण थोड़ा सा ओमिनस भी हो सकता है। कई बार कुछ भी नहीं निकलता है और ये सिंपली एक नॉर्मल फिनोमिना की तरह भी होता है, लेकिन ऐसे केसेस में हमें देखना होता है कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं है, स्पेशली पोस्टीरियर फोसा में। तो इस ऐसे केसेस में इमेजिंग करानी पड़ती है। उनको आई थिंक किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि वो फर्दर वर्कअप करा सके।
ओके डॉक्टर विकास, ऐसे भी कई केसेस होते हैं जहां पर ये सवाल सामने आता है कि किसी भी व्यक्ति की अचानक से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. इज इट रिलेटेड टू ब्रेन और इज इट रिलेटेड टू एनी अदर डिसफंक्शनल, या एट टाइम्स अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज नॉर्मल? जो मैं समझा हूँ आपकी बात से, हार्ट बीट तेज होना एक एंटिटी है विच इज कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन, एएफ, जो बुजुर्गों में काफ़ी कॉमन होने, डायग्नोस्टिक पकड़ में आने लग गई है. एएफ इज ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक. तो एएफ का रेगुलरली इकोकार्डियोग्राम से पता लगना, कैरोटिड आर्टरी का डॉपलर होते रहना, रेगुलर चेकअप ब्रेन की हेल्थ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो खासकर जो पीपल हु आर ऑन हाई रिस्क लाइक डायबिटिक्स, लाइक स्मोकर्स और ओवरवेट, ओबीज. तो हार्ट रेट तेज होना एक तो है नॉर्मल टैकीकार्डिया कि आपने मैंने कोई ऊंची आवाज में बात करी, आवाज सुनी तो उसमें हार्ट रेट बढ़ गया. लेकिन कुछ लोगों में अब नॉर्मल एएफ होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक. ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सुभाष जी हैं. सुभाष जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं. हाँ जी. जी सर, आपका सवाल. सवाल ये है, ये हमारी तकलीफ है. जी सर, बताइए. हमको एक तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है. अच्छा, और सर? और आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता, कमजोरी है. डॉक्टर विकास, आपने सुना होगा, किसी पर्टिकुलर एज के व्यक्ति लग रहे हैं मुझे. सुभाष जी, आपकी उम्र? वीकनेस है इनको और आंखों के सामने धुंधलापन रहता है. इज इट रिलेटेड टू ब्रेन? I will suggest that it should be related to eyes first. At this age, first he should get his eye checked up. कि रेटिना वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं. तो अगर ये आई चेकअप में ठीक ठाक निकलते हैं, then of course brain can be looked into. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, केपी भार्गव जी हैं. केपी भार्गव, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. हेलो जी सर, आपका सवाल. आई एम हार्ट पेशेंट. ओके सर, आपका सवाल सर. आवाज़ नहीं मिल पा रही है मुझे केपी भार्गव से. दोबारा आप कॉल कीजिए सर, आपका सवाल डेफिनेटली लेंगे हम. डॉक्टर रवि, क्या कुछ खाने की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम इन तमाम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो आई वांट टू नो कि क्या कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं पर्टिकुलर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो कैसे अपने आप को फिट रखें, कि कोई भी, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, पैरालिसिस जैसे इवेंचुअली लोगों को हो जाता है, उन सब चीज़ों को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा. जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी पहले कहा था कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है डेली रूटीन में. जो हमारी स्ट्रोक है उसका एक मेजर कारण होता है स्ट्रेसफुल लाइफ. स्ट्रेसफुल लाइफ का मतलब ये है कि आपके मन में कुछ एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आप लगातार, है ना, आप बहुत तेजी से चल रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, आपके मन में चैन नहीं है, सुकून नहीं है. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देता है हमारी वेसल्स के अंदर, एथेरोस्क्लेरोसिस को या उनकी मोटाई को बढ़ा देता है. तो हमें डेली रूटीन के अंदर साथ में फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ योगा और मेडिटेशन को भी लेके आना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ में स्ट्रेस कुछ कम किया जा सके. अगर हम 15-20 मिनट, आधे घंटे, 15-20 मिनट भी काफ़ी है, अगर उतना भी वो कुछ योगा मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी उनकी लाइफ में डेफिनेटली बेहतर किया जा सकता है. इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, इनसे भी हमारी वेसल्स को बहुत मदद मिलती है और इससे भी हम बच सकते हैं स्ट्रोक से. सर, अगर कोई रोटी और चावल नहीं खाना चाहे तो इज इट ओके, या रोटी और चावल खाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. रोटी चावल खाना जरूरी नहीं है. हम स्किप कर सकते हैं ना रोटी और चावल, क्योंकि मैंने मिलेट्स, हाँ बिल्कुल, अगर आप मिलेट्स यूज करते हैं, बाजरा यूज करते हैं, ज्वार, अगर हम अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे वेजिटेबल्स खाते हैं और हम रोटी और राइस नहीं खा पा रहे हैं सर, या हम नहीं खाना चाहते हैं अपनी डाइट को लेकर, तो क्या उससे कोई साइड इफेक्ट होते हैं? या हम घरों पे सुनते आते हैं नहीं 2 रोटी तो आपको खानी है, सब कुछ 2 रोटी के लिए कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना सर? नहीं, देखिए, हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है,
फैट है उनकी पूर्ति होनी जरूरी है, आप वो रोटी से चावल से करें या किसी और चीज से। ठीक है डॉक्टर विकास, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कई ऐसे सवाल भी यहाँ पर आ रहे हैं कि जब लोग स्क्रीन बहुत देर तक देखते हैं, टीवी बहुत देर तक देखते हैं, या कोई पर्टिकुलर कलर भी मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है, अगर आप किसी पर्टिकुलर कलर को भी ज़्यादा देर तक देखते हो और उसके बाद आप वहाँ से उठते हो तो आपको ब्लिंक करना पड़ता है, आपको सिंक इन होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपके विजन को कितना वो अफेक्ट करता है, आपका सरदर्द भी होता है, ऐसा क्यों होता है सर? मोबाइल or for that matter screen time of any kind, maybe TV, maybe laptop, maybe mobile, it is becoming a global pandemic, and it has been recognized that increased screen time is the cause of attention deficit disorders. ये सिर्फ आंखों को नहीं, हमारे दिमाग की क्षमता को भी कम कर रहा है। बच्चों में, बड़ों में इतनी एडिक्शन हो गई है इस सोशल मीडिया की या टीवी की, फॉर दैट मैटर, आई डोंट वांट टू गिव डिटेल्स, कि वी आर लूजिंग आवर पीपल्स कॉग्निशन और IQ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज स्क्रीन टाइम। ये तो सेल्फ रेगुलेट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चों को हटाना चाहिए, बुजुर्गों को खुद हटना चाहिए। मैं तो खुद बुजुर्गों को देखता हूँ मोबाइल से, यूट्यूब टीवी देखने से नहीं हटते। तो सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हार्मिंग योर ब्रेन। ब्रेन की एक सीमित क्षमता है सोचने की, याद रखने की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। यस एग्जैक्टली। अगर वो सारी फालतू इन्फॉर्मेशन आती रहेगी तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अच्छा डॉक्टर विकास, बिकॉज यू नो वी वर्क इन टीवी 9-10 घंटे 12 घंटे, तो कई बार हम टेलीविजन के ही सामने रहते हैं, तो हम तो न्यूज़ में ही रहते हैं। हम लोगों का क्या, ना हमें हम इंटेंशन से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमारा इतना यूसेज नहीं है, बट टेलीविजन को तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं ना। तो हम अपने आप अपनी आईज को, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रखें सर? There is a difference between what you do and what I say. You are actually in a conversation mode. You are facing a camera but in a conversation mode. So your eyes are not static. मैं नॉर्मली लोगों को देखता हूँ जिनकी आंखें स्टैटिक होती हैं, अपनी आंखें they are glued to the what you call glued to the screen. That is bad. You are in a conversation mode. आप इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं. So I don't think that applies to you or people in your profession. मतलब हम भी अपना माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उस तरह की समस्या नहीं है। ये समस्या है जब एक चीज के ऊपर आदमी की सिर्फ आंखों से हटती ही नहीं है। ओके अच्छा डॉक्टर विकास, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्लोजिंग के टुवर्ड्स हूँ मैं, ऐसी क्या चीज़ें हमें अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए या किन चीज़ों का एक्सक्लूसिव यूज़ करना चाहिए? जैसे मैं कई बार पढ़ती हूँ कि आप एक्जॉटिक फ्रूट्स खाते हो या एक्जॉटिक वेजिटेबल्स खाते हो तो उसका असर ज़्यादा होता है, तो क्या ऐसा होता है सर कि हम महंगी चीज़ें खा रहे हैं तो हमारा हेल्थ और ज़्यादा रिच रहेगा? First thing is, as Dr. Unyal, from where he left or you asked the question, कि रोटी और चावल, absolutely not important. The nutrition should be adequate. और मोटे तौर पे समझाने के लिए मैं कहूँगा जितनी कलरफुल डाइट हो, जितने फ्रूट्स हों, जितनी कलरफुल डाइट हो उतनी अच्छी है। आप रोटी नहीं खाना चाहते, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना चाहते, बिल्कुल मत खाइए, लेकिन जो भी खाइए उसको जलाने का इंतजाम कीजिए। एक्जॉटिक फूड खा के अगर फिर सो गए, फिर काम खराब है। अगर 20 मिनट आधा घंटा नहीं भागे, मोटे से तौर पे एक सिंपल एग्जांपल जो मैं अपने पेशेंट को देता हूँ, आपको भी यही कहूँगा। आज से 15 साल पहले हम इससे सब कितने लोग दूध लेने खुद जाते थे, सब्जी लेने खुद जाते थे। आजकल सब कुछ होम डिलीवरी होने लग गई। अगर इतना भी हम कर लें कि अपनी सब्जी और दूध ले आए तो शायद 15 मिनट पैर चल जाए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट व्हाई स्ट्रोक इज अकरिंग इन यंग। वो जब देखा किसी ने ब्लैंकेट दबाया, किसी ने कुछ दबाया, सब कुछ घर पे आ गया। जब वो निकलते ही नहीं है, पैरों को यूज ही नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ता जाएगा। वर्किंग आवर्स आर इंक्रीजिंग, वी हैव ओनली लिमिटेड आवर्स, तो कम से कम जरूरत की चीजें के लिए पैदल चलना शुरू करें। प्रोबेबली दैट इज हेल्पफुल। खाएं जो मर्जी, पैदल चलिए और स्वस्थ रहिए, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास गुप्ता आपका। डॉक्टर रवि उनियाल